हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। अब डीएसए के अंदर आपको इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर हमें अवेलेबल मिल जाएगा। हम चाहें तो यहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको आज के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दिस डेटा स्ट्रक्चर इज़ वेरी एरे लाइक, बिल्कुल एरे जैसा ये दिखता है। इसको जब हम विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइज करने में भी बिल्कुल ये एरे जैसा लगता है, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कराते हैं। एंड उसके साथ में वी ऑल्सो हैव इंडाइसेस और इंडेक्सेस लाइक एरेज। तो इस तरीके से हम अपने वेक्टर को विजुअलाइज करते हैं। बस वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स डायनेमिक इन नेचर होते हैं। डायनेमिक इन नेचर कहने का मतलब है कि इनका फिक्स्ड साइज नहीं होता, इनका साइज चेंज हो सकता है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन एरेज एंड वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जान लेनी चाहिए, विच इज एसटीएल। एसटीएल होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑफ C++। एसटीएल बेसिकली एक लाइब्रेरी है, इसको हम टूल बॉक्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन का कोड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। कई सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे स्टैक हो गया, जैसे हैश टेबल हो गई, या जैसे क्यू हो गई, या इसके अलावा भी और कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स। इन्हें बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब भी हम किसी प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटर्नशिप के इंटरव्यू में बैठे हैं, कोडिंग टेस्ट में बैठे हैं, उधर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली स्क्रैच से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते एक सिंगल सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो एसटीएल के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इनका इम्प्लीमेंटेशन लिखा जा चुका है। तो हम डायरेक्टली इन डेटा स्ट्रक्चर को इस लाइब्रेरी से पिक करते हैं एज अ टूल, और फिर उस टूल को हम यूज करते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो वेक्टर का जो इंप्लीमेंटेशन है वो इस लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है, और हमें बस डायरेक्टली वेक्टर्स को यूज करना है अपने सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब वेक्टर्स इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्किप कर देंगे, वो इंप्लीमेंटेशन भी हम डिस्कस करेंगे, पर यूजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एसटीएल को यूज करना प्लेसमेंट्स के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर अलाउड होता है। तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि हम बहुत शॉर्टकट निकाल रहे हैं, एसटीएल को ही यूज करके हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं डीएसए के अंदर। और इसी एसटीएल के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनमें से एक टूल होता है हमारे पास वेक्टर। तो हम वेक्टर टूल को लेते हैं और उसे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना, यानी अपने लिए डिफरेंट वेक्टर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और एसटीएल के अंदर ये जो वेक्टर हो गया, आगे जाकर हम क्यू पढ़ेंगे, आगे जाके हम स्टैक पढ़ेंगे, आगे जाकर हम सेट पढ़ेंगे, एंड और भी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सबको हम कहते हैं एसटीएल कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब है कि ये कंटेनर्स हैं किसी ना किसी तरीके के डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट एसटीएल कंटेनर के बारे में, विच इज़ अ वेक्टर। अब वेक्टर को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसको बिल्कुल हम एरे की तरह इमेजिन करते हैं, पर एरे के अंदर जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। तो एक बार अगर हमने 100 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एरे बना लिया, तो कल को अगर 1000 स्टूडेंट्स हो गए तो फिर हम इस एरे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेक्टर्स आए, और वेक्टर्स एक तरीके से आफ्टर इंप्लीमेंटेशन डायनेमिकली रीसाइज हो जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपने वेक्टर का साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। वेक्टर्स को क्रिएट करने के अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला सिंटैक्स होता है ये, हम लिखते हैं वेक्टर, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम टाइप ऑफ द वेक्टर लिखते हैं कि इसमें किस तरीके का टाइप स्टोर होगा, फिर हम अपने वेक्टर का नाम बताते हैं। तो इस तरीके से वी कैन डिक्लेयर अ वेक्टर फॉर आवरसेल्व्स। तो एक बार कोड के अंदर आते हैं और कोड के अंदर क्रिएट करते हैं एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, जिसको हमने नाम दिया है वेक। अब जब इस तरीके से हम कोई वेक्टर क्रिएट करते हैं, सबसे पहला तो इस वेक्टर का साइज अभी 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट स्टोर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट दिस वेक्टर इज ऑफ साइज 0। ऑल्सो इस तरीके से जब हम वेक्टर को क्रिएट करेंगे तो अभी हमारे पास एक एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी वेक्टर हेडर फाइल को। अगर इस हेडर फाइल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? वेक्टर की जो इंप्लीमेंटेशन है वो एसटीएल के अंदर लिखी हुई है, और इसीलिए हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। अब कई जगह आपने नोटिस किया होगा ऑनलाइन कि इंस्टेड ऑफ दिस फाइल व्हाट डू पीपल डू .h, कई जगह आपने ये वाली हेडर फाइल कई सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हुए देखा होगा। अब ये जो हेडर फाइल है, कई सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सवालों को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, बट मैं आपको इसको इंक्लूड करना एडवाइज नहीं करूंगी।
वाई? बिकॉज जनरली इंटरव्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअली वेक्टर की कौन सी हेडर फाइल होती है, किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की कौन सी हेडर फाइल होती है, तो वो नॉलेज हमें होनी चाहिए। प्लस क्योंकि हम C++ के अंदर अभी शुरुआत कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर की कौन सी हेडर फाइल होती है हमें उसका आइडिया होना चाहिए। एंड जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर C++ में कोड लिखा जा रहा है, वहाँ पर इंडिविजुअल हेडर फाइल्स को ही इंक्लूड करना एक बेटर अप्रोच होती है, क्योंकि अगर हम दूसरी चीज़ इंक्लूड करते हैं तो वहाँ से हमारे पास कई सारी नेम स्पेस कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, या फिर हो सकता है हम कई सारी ऐसी चीज़ें साथ के साथ इंक्लूड कर रहे हैं जिनकी हमें कोड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ अ बेटर क्लीनर अप्रोच कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू लर्न DSA हम इंडिविजुअल हेडर फाइल्स को ही इंक्लूड करें। ये चीज़ इतनी स्ट्रेच करके मैंने सिर्फ इसलिए बोली है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सीखने के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से हम अपने एक वेक्टर को क्रिएट करते हैं एंड द रेड लाइन हैज़ नाउ डिसअपीयर्ड बिकॉज देयर इज नो एरर नाउ। अभी ये जो वेक्टर है इसका साइज 0 है, तो अगर हम सी आउट करने की कोशिश करेंगे वेक्टर ऑफ लेट्स सपोज 0, तो उस केस में हमारे पास इस तरीके का एक एरर आएगा विच इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन फॉल्ट। ये सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब होता है कि मेमोरी के अंदर हम एक ऐसी जगह एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, जिसके पास हमारे लिए परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में इंडेक्स 0 जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वेक्टर जब खाली है, तो यहाँ पर एरर आएगा। नेक्स्ट तरीका होता है वेक्टर्स को क्रिएट करने का कुछ ऐसा, जिसके अंदर हम एक वेक्टर डिक्लेयर करते हैं और इक्वल टू लिखकर राइट साइड में, बिल्कुल जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते थे विद सम एलिमेंट्स, यहाँ भी हम कुछ एलिमेंट्स के साथ अपने वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3। तो अब जो वेक्टर क्रिएट हुआ है ये 3 साइज का हमारे पास क्रिएट हुआ है। अब इसमें अगर हम वेक्टर ऑफ 0 प्रिंट करवाएं तो हमें पता है हमारे पास 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1। ऑल्सो वन मोर थिंग यू माइट बी नोटिसिंग कि मेरी कमांड के अंदर मैंने एक एडिशनल चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है विच इज़ हाइफन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू C++11। ये ऐड करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर वेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं और आपके टर्मिनल के अंदर कोई एरर आ रहा है व्हेन कंपाइलिंग, तो हमें बताना पड़ेगा हम C++ का 11th स्टैंडर्ड जो है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आई हैव रिटन दिस फ्लैग इन माई कमांड। अब ये जो वेक्टर है ये मेमोरी में कैसा दिख रहा होगा? हमारा जो वेक्टर है वो मेमोरी में बिल्कुल एरे जैसा दिख रहा होगा, जिसका साइज़ है 3 के इक्वल, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और जिसके अंदर इंडेक्स है 0 1 एंड 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड तरीका जिससे हम अपने वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। वेक्टर को हम इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, पर उसमें हम 2 वैल्यूज पास कर देते हैं, जिसमें से फर्स्ट वैल्यू होती है साइज ऑफ द वेक्टर एंड सेकेंड वैल्यू होती है कि हर एक इंडेक्स पर क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से अपने वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो हमारा एक 3 साइज का वेक्टर बनेगा एंड हर एक इंडेक्स पर वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी 0 के इक्वल। हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। इफ़ वी क्रिएट अ वेक्टर ऑफ साइज 5 और इसमें हम वैल्यूज इनिशियलाइज करें तो हम सी आउट करा सकते हैं वेक्टर ऑफ 0 एंड सिमिलरली दिस विल बी वेक्टर ऑफ 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज जो प्रिंट होकर आएंगी वो 0 के इक्वल होंगी। वेक्टर्स के ऊपर हम जनरली एक स्पेशल टाइप का लूप है जिसे क्रिएट करते हैं विच वी कॉल अ फॉर ईच लूप। हाउ डज इट वर्क? हम लिखते हैं फॉर एंड फॉर के अंदर हम अपने वेक्टर का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारे वेक्टर का नाम है VEC एंड लेफ्ट साइड में हम एक आइटरेटर लिखते हैं। पर इस बार हमारा जो आइटरेटर है, इफ़ वी यूज एन आइटरेटर लाइक I और J, तो इस बार ये इंडेक्स वैल्यू स्टोर नहीं कराएगा। इस बार आइटरेटर हमारे वेक्टर के एक एक इंडेक्स पर जो स्टोर्ड वैल्यू है उस वैल्यू को स्टोर कराएगा। यानी इस बार I इज नॉट द इंडेक्स बट द वैल्यू ऑन द इंडेक्स इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लिख दें इंट I, तो I के अंदर हमेशा उस इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू आने वाली है। इसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ वी डिसाइड टू यूज़ अ फॉर ईच लूप, तो उसके लिए अगर हम लिख दें इंट I, हम लिखते हैं कोलन एंड उसके बाद अपने वेक्टर का नाम एंड हर बार सी आउट करवाते हैं अपने I को। एंड ये जो आइटरेटर है इसका जो टाइप होगा वो हमारे वेक्टर के टाइप के इक्विवेलेंट होगा। तो इसे रन करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज 0 के इक्वल आकर प्रिंट हो जाएंगी। या इनफैक्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार लेट्स क्रिएट अ कैरेक्टर वेक्टर जिसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर कराने वाले हैं। हमारे पास A आ जाएगा, वील गेट B, C, D एंड E। तो इस बार हमारा जो आइटरेटर होगा उसका साइज हमें कैरेक्टर रखना पड़ेगा। तो प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। ऑल्सो ये जो I है इसे जनरली हम I नहीं कहते, इसे हम कुछ और नाम दे देते हैं जो ज़्यादा रीडेबल हो। इसे हम वैल्यू कह सकते हैं। तो हमें पता होगा कि हम अपने वेक्टर की हर एक इंडेक्स पर जाकर उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सिंटैक्स फॉर राइटिंग अ फॉर ईच लूप।
एंड जनरली जब हम इस तरीके से STL कंटेनर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो वी आर गोइंग टू बी फ्रीक्वेंटली यूजिंग दीज फॉर ईच लूप्स। अब जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं, हमने ये बात कर लिया कि वेक्टर्स एम्प्टी वेक्टर कैसे क्रिएट करना है, कुछ वैल्यूज़ के साथ कैसे, कुछ फिक्स्ड साइज के साथ कैसे, पर वेक्टर्स के अंदर हम चीज़ें ऐड, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। और इन ऑपरेशंस को करने के लिए वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम वेक्टर फंक्शंस। बेसिकली वेक्टर से एसोसिएटेड काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमें डिफरेंट ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा साइज फंक्शन, जो वेक्टर का साइज हमें रिटर्न करके देता है। जैसे यहाँ पर लेट अस क्लियर दिस, अगर मुझे इस वेक्टर का साइज प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली करेंगे सी आउट साइज इक्वल टू, हम लिखते हैं वेक्टर डॉट साइज, हमारा फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा साइज प्रिंट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर अगर एक कैरेक्टर को हमने हटा दिया तो हमारे साइज में चेंज आ जाएगा एंड साइज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। उसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है कॉल्ड पुश बैक। लेट्स सपोज हमने एक एम्प्टी वेक्टर क्रिएट कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड दिस एम्प्टी वेक्टर, इसका टाइप रख लेते हैं इंटीजर। तो इसका साइज भी अगर अभी हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा साइज इज इक्वल टू 0। और क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा लूप रन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर इस वेक्टर के अंदर अगर हमें किसी एलिमेंट को पुश करना होता तो उसे कैसे पुश करते? पुश करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक फंक्शन, जिससे हमारे वेक्टर के लास्ट में आकर एलिमेंट पुश हो जाता है। जैसे इनिशियली वेक्टर का साइज है 0, तो जैसे ही हम कोई एलिमेंट पुश करेंगे हमारा वेक्टर 1 साइज का बन जाएगा, और जिसके अंदर लेट्स सपोज हमने वैल्यू स्टोर की 25, तो ये 25 वैल्यू यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। तो लेट्स पुश बैक 25 एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक और बार अपने साइज को हम प्रिंट करवाएंगे। आफ्टर पुश बैक, ये हमारा साइज हो गया। लेट्स क्लियर दिस एंड रन। तो साइज पहले 0 था, आफ्टर पुश बैक हमारा साइज 1 के इक्वल हो गया। यहाँ पर हमें डेटा टाइप इंटीजर बनाने की ज़रूरत है अपने वेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, तो हमारे पास 25 भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम एलिमेंट्स को पुश करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को पुश बैक कर सकते हैं, 25, 35 एंड 45। तो इस केस में हमारे जो वेक्टर का नया साइज है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। एंड पुशबैक से हमें ये भी दिख रहा है कि हमारे एलिमेंट जिस ऑर्डर में हमने पुशबैक किए हैं उसी ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं। जैसे 25 था, 25 के बाद हमारे पास 35 आया, तो पुशबैक जब हम कर रहे हैं तो अपने वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स को हम लास्ट के अंदर पुश करते चले जा रहे हैं। जैसे हमारे पास पुशबैक होता है वैसे ही वी हैव दिस फंक्शन कॉल्ड पॉप बैक। पुश का मतलब जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर होता है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। पॉप का मतलब होता है कि हम कुछ डिलीट कर रहे हैं। तो पॉप बैक का मतलब है कि लास्ट में हमारे जो एलिमेंट है इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे इसको डिलीट कर देंगे वेक्टर का साइज दोबारा से हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एम्प्टी वेक्टर क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स को पुश किया। अब हम चाह रहे हैं कि वेक्टर के अंदर हम सिंपली पॉप बैक कर दें अपनी वैल्यू को। जब हम पॉप बैक करते हैं तो हमें वैल्यू बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे वेक्टर को पता है कि उसका लास्ट इंडेक्स क्या है। तो पॉप बैक में हमेशा लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू पॉप होगी। तो यहाँ से वेक्टर के अंदर से कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, 45 डिलीट होने वाला है क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स पर है। तो जब इस लूप में वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे तो 45 प्रिंट नहीं होगा। लेट्स प्रिंट दिस। शुरुआत में साइज 3 था लेकिन सिर्फ 25 एंड 35 प्रिंट हुए हैं क्योंकि 45 इंटरनली मेमोरी से डिलीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है कि वेक्टर के स्टार्टिंग यानी फ्रंट पे जो वैल्यू है हम उसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जैसे इस लूप को अगर हम हटा दें एंड सी आउट करें वेक्टर डॉट फ्रंट, तो हमारे पास फ्रंट वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 25। इसी तरीके से हमारे पास बैक होता है जो हमें लास्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो लास्ट वैल्यू आ गई 35। लास्ट वैल्यू 35 इसलिए आई है क्योंकि 45 को हमने डिलीट कर दिया था। एंड हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एट फंक्शन। एट इज बेसिकली अनदर सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग अ वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वेक्टर्स ऑफ सम इंडेक्स आई, तो वी आर गोइंग टू गेट ith इंडेक्स वैल्यू। इसी को लिखने का ऑल्टरनेट तरीका है वेक्टर डॉट एट इंडेक्स आई। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द सेम वैल्यू वेक्टर डॉट एट 0। तो इससे 0th इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 25। इफ वी वांट टू लुक एट द वैल्यू एट इंडेक्स 1 इट इज गोइंग टू बी 35। इफ वी वांट टू लुक एट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 इट इज गोइंग टू गिव अस एन एरर। वाई द एरर? बिकॉज इंडेक्स नंबर 2 पर ये जो वैल्यू थी ये अब एग्जिस्ट नहीं करती।
तो इसलिए हम दोबारा से इस तरीके की चीज़ें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इंडेक्स के बाहर जाकर हमें वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं करना है। अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ और एडिशनल फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनको हम जनरली तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइटरेटर्स, पर अभी हमने आइटरेटर्स के बारे में बात नहीं की है एंड इन फैक्ट इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर अस नाउ। तो उन चीज़ों को हम बाद में, आई माइट मेक अ C++ वन शॉट फॉर ऑल द STL कंटेनर्स जो हम बाद में कर रहे होंगे, उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हम वो कवर कर देंगे, पर अभी के लिए हमें और फंक्शंस के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। बेसिकली इस सेक्शन के अंदर अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से वेक्टर्स इंटरनली मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हो जाती है कंपाइल टाइम में। तो जनरली जब हम कोई एरे क्रिएट करते हैं, एरे इंटीजर एरे ऑफ साइज 5, तो ये जो मेमोरी है ये कंपाइल टाइम में ही एलोकेट हो जाती है। हमने ऑलरेडी बात की थी कि हमारा कोड 2 स्टेजेस में रन करता है। सबसे पहली होती है कंपाइलेशन स्टेज, जिसमें कंपाइलर रन करता है, इट चेक्स फॉर सिंटैक्सिकल एरर्स या और जो दूसरी चीज़ें होती है, सारी हेडर फाइल्स प्रॉपर्ली इंक्लूडेड हैं या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमारे कंपाइल टाइम में चेक होती है। सेकेंड स्टेज आता है एग्जीक्यूशन का, जिसको हम रनिंग स्टेज भी कहते हैं। तो स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज बेसिकली वो मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो जाती है। तो अगर आपने इस तरीके से कोई एरे क्रिएट किया तो कंपाइल टाइम में ही वो एरे क्रिएट हो जाएगा, वो एरे हमारे पास बनकर आ जाएगा। डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है रन टाइम पे, रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम पे। बेसिकली जब हमने कोड लिखा, यहाँ पर कोड के अंदर हमने लिखा है कि वेक्टर ऑफ इंटीजर हमें बनाना है वेक, पर उसके अंदर हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया, तो इनिशियली कंपाइल टाइम पे एक 0 साइज का ही वेक्टर क्रिएट होगा और रन टाइम पे ये पुशबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उस वेक्टर के अंदर एलिमेंट पुश किया जाएगा। तो रन टाइम पे उस वेक्टर का साइज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि उसे अब ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करना है। तो ये जो वेक्टर का साइज बढ़ाने के लिए उसको जो नई मेमोरी एलोकेट की जा रही है वो कब की जा रही है, वो डायनेमिकली की जा रही है। तो डायनेमिकली कब की जा रही है, रन टाइम के अंदर, व्हेन आवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। तो हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है डायनेमिकली, यानी रन टाइम के अंदर। दैट इज़ वाई हमने बोला था कि वेक्टर्स जो हैं वो रीसाइज कर सकते हैं, वो अपना साइज चेंज कर सकते हैं, जबकि एरे का साइज फिक्स्ड होता है। एंड जनरली जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम DSA करते हैं, मेजॉरिटी केसेस में हमें रीसाइज करने वाला एरे ही चाहिए होता है। तो इसीलिए हम वेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इन आवर कोड्स। लेकिन वेक्टर्स का जो पूरा लॉजिक होता है, जो सवाल वेक्टर से सॉल्व हो सकता है वो सेम सवाल एरे से भी सॉल्व हो सकता है। तो हमारा जो लॉजिक हमने एरे वाले चैप्टर में बनाया था, उसी सेम लॉजिक को वी आर गोइंग टू री इम्प्लीमेंट इन द वेक्टर्स चैप्टर। अब एक और डिफरेंस होता है इन स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन जो होता है, हमने पहले बात की थी, 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी स्टैक मेमोरी, जिसके अंदर हमने स्टैक कॉल्स, फंक्शन कॉल्स की बात की थी। एक होती है हमारी हीप मेमोरी। स्टैटिक एलोकेशन स्टैक मेमोरी के अंदर होता है। तो जो हमारा एरे क्रिएट हो रहा है, इट इज़ गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड द स्टैक इटसेल्फ। लेकिन डायनेमिक एलोकेशन हमारा हीप मेमोरी के अंदर होता है। इनफैक्ट जो भी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होती है यानी रन टाइम पे, वो सारी की सारी हीप के अंदर हम एलोकेट कर रहे होते हैं। तो इंटरव्यूज़ के अंदर जब भी हमसे पूछा जाएगा स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो 3 डिफरेंसेस हम बता सकते हैं। सबसे पहले कंपाइल टाइम पे होती है, रन टाइम पे होती है। दूसरा ये स्टैक के अंदर होती है, ये हीप के अंदर होती है। तीसरा इनके अंदर हम एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया वेक्टर्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ एलोकेट हो रहे हैं, पर एग्जैक्टली वेक्टर्स मेमोरी के अंदर क्रिएट कैसे होते हैं। लेट्स सपोज हमने अपने कोड के अंदर लिखा वेक्टर ऑफ इंटीजर वेक इस तरीके से, तो हमारे पास एक 0 साइज का वेक्टर क्रिएट होगा, मतलब हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है मेमोरी के अंदर। जब हम इस वेक्टर के अंदर फर्स्ट टाइम पुश बैक करेंगे कोई एलिमेंट, लेट्स सपोज हमने पुश बैक किया वैल्यू 0, तो हमारे पास एक साइज का वेक्टर क्रिएट होता है जिसके अंदर ये 0 वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। तो हमारा जो वेक्टर है अभी कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जब नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर एक और एलिमेंट पुश बैक करते हैं, लेट्स सपोज हमने पुश बैक किया वैल्यू 1, तो अब यहाँ पर ये जो नई वैल्यू है इसको सबसे पहले तो पुराने वेक्टर में ही स्टोर कराने की कोशिश की जाती है। इंटरनली वेक्टर क्या होते हैं, इंटरनली वेक्टर एरेज ही होते हैं। तो हमने जो फर्स्ट टाइम अपना वेक्टर बनाया था ऑफ साइज 1 इस 0 को स्टोर कराने के लिए, वो हमने मेमोरी के अंदर एक एरे को ही बनाया था जिस एरे का साइज था 1 के इक्वल। तो वेक्टर कुछ नहीं होता, इंटरनली मेमोरी में एरे ही होता है। और सेकंड टाइम जब हम एलिमेंट स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो वो इसी एरे में स्टोर कराने की कोशिश करेंगे, पर ये एरे तो भर गया। तो मेमोरी में क्या होता है, पुराने वाला जो एरे होता है उसका साइज डबल करके एक नया एरे क्रिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 का साइज हमने डबल किया, तो अब हमारे पास 2 साइज का एरे आ गया। अब इस एरे के अंदर पुरानी वैल्यू 0 तो हमने कॉपी की, नई वाली वैल्यू 1 को भी हम यहाँ पर स्टोर कराते हैं।
अब ये जो हमारा नया एरे है ये बेसिकली हमारा नया वेक्टर बन जाएगा और पुराने वाले को मेमोरी से डिलीट कर दिया जाएगा और ये जो काम होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब लेट्स सपोज हम कल को एक और नया एलिमेंट पुश बैक करते हैं अपने वेक्टर के अंदर 2। अब 2 को सबसे पहले इसी एरे के अंदर स्टोर किया जाएगा, पर इस एरे में तो जगह ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, इससे डबल साइज का एक एरे क्रिएट होगा मेमोरी में, यानी 4 साइज का एरे इस बार क्रिएट होने वाला है। इसके अंदर पुरानी वैल्यूज कॉपी होंगी और ये जो नई वाली वैल्यू है ये यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। नया वेक्टर हमारे लिए ये बन जाएगा और पुराने वाला जो एरे है वो डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। तो अब हमारा वेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के अंदर बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है साइज प्रॉपर्टी, साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक होती है कैपेसिटी प्रॉपर्टी, कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसके अंदर जगह है, कितनी इस इंटरनल एरे के अंदर जिसको हम वेक्टर नाम दे रहे हैं इसके अंदर कितनी जगह है, कितने एलिमेंट्स को ये स्टोर करा सकता है वर्स्ट केस में। अब यहाँ पर इस केस में साइज तो 3 है वेक्टर का क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी 4 के इक्वल है, मतलब एक और एलिमेंट आकर यहाँ पर स्टोर हो सकता है। तो इस चीज़ को कि हमने जो ये बात की कि हर बार जब भी साइज छोटा पड़ जाता है इंटरनली एरे का, उसके बाद हमारा इंटरनल एरे डबल हो जाता है, वेक्टर डबल हो जाता है। इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करें, हम बिल्कुल यही कोड लिख सकते हैं और इस कोड को लिखने के बाद जब हम साइज और कैपेसिटी को प्रिंट करवाएंगे तो साइज प्रिंट होगा 3 एंड कैपेसिटी हमारे पास प्रिंट होकर आएगी 4। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। लेट अस क्रिएट अ वेक्टर जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद वेक्टर के अंदर वी आर गोइंग टू पुश बैक सम वैल्यूज। सबसे पहले 0 को पुश बैक किया, फिर हमने 1 को किया एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद हम सी आउट कराना चाहते हैं वेक्टर का साइज विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 3 एंड हम सी आउट कराना चाहते हैं वेक्टर की कैपेसिटी। हमारे पास एक और फंक्शन होता है कैपेसिटी प्रिंट करवाने के लिए कॉल्ड कैपेसिटी, एंड वेक्टर की कैपेसिटी होने वाली है 4 के इक्वल। तो इसे प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट वैल्यू इज़ 3, सेकंड वैल्यू इज़ 4। तो बेसिकली जो हमने लॉजिक ओवरऑल डिस्कस किया है इंटरनली मेमोरी के अंदर यही चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर अगर हम दोबारा से वेक्टर डॉट पुश बैक 3 करवाएं एंड वेक्टर डॉट पुश बैक 4 करवाएं तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, जब हम पुश बैक 3 करवाएंगे तब तो यहाँ पर 3 आकर स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब हम पुश बैक 4 करवाएंगे तो उस केस में ये जगह छोटी पड़ जाएगी क्योंकि इस 4 को यहीं पर स्टोर कराने की कोशिश की जाएगी। तो हम इसके डबल साइज़ का एक और जो एरे है मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा जिसके अंदर 0, 1, 2, 3 कॉपी हो जाएंगे एंड 4 आकर नया स्टोर हो जाएगा, पर बाकी की 3 जगह फिर भी खाली होंगी। तो पुराना कैपेसिटी अगर 4 था, नया कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी हमेशा डबल होती है, साइज नहीं डबल होता, कैपेसिटी डबल होती है। इस बार कैपेसिटी डबल होकर हो जाएगी 8 के इक्वल। तो ये दोनों लाइन लिखने के बाद अगर हम साइज को प्रिंट करवाएंगे, साइज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5, कैपेसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और हमने पुशबैक स्टेटमेंट्स दी फॉर 3 एंड 4। तो इस बार साइज हमारे पास 5 के इक्वल आएगा, कैपेसिटी हमारे पास 8 के इक्वल आएगी। तो सेम वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होकर आ रही है। सो दिस इज हाउ अ वेक्टर वर्क्स इंटरनली इन द मेमोरी। वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर मेमोरी के अंदर एक एरे ही होता है। बस हम बार बार डबल साइज के एरे क्रिएट करते जाते हैं ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ये फील आए कि वेक्टर मैजिकली साइज में बढ़ रहा है, पर कुछ भी मैजिकल नहीं है। इंटरनली ऑटोमेटिकली ये जो काम है ये C++ के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने वाले एक प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड अ सिंगल नंबर। इससे मिलता जुलता सवाल मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया था कि हमारे पास एक गिवन एरे होगा, इस एरे के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे 1 हो गया। इनमें से हमें यूनिक एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो 4 और 5 यूनिक एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनकी कॉपीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास ऐसा सही एक सवाल होता है, तो यहाँ पर सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट टाइम अपना लीड कोड का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब भी हम डीएसए सीख रहे हैं, डीएसए के कॉन्सेप्ट्स तो हम सीखेंगे ही, हम लेक्चर्स के अंदर, क्लास के अंदर भी कई सारे सवाल सॉल्व करेंगे, पर खुद से भी जाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यू आर गोइंग टू गेट बेटर एट डीएसए। ये फैक्ट है।
तो डीएसए कॉन्सेप्ट्स तो आने ही चाहिए, साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली जब आप कोडिंग टेस्ट के अंदर बैठेंगे, इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास देखा हुआ सवाल आएगा। कुछ केसेस में देखा हुआ सवाल आ सकता है, कुछ केसेस में हमारे पास नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, और नए क्वेश्चन सॉल्व करना हम तभी सीखेंगे जब हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बहुत ही सिंपल एक ईजी लेवल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 136 ऑन लीड कोड। अब सिंपली जाके यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट ऑन लीड कोड एंड आप प्रॉब्लम्स में जाके सर्च कर सकते हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जब हमें दी जाती है, जनरली इजी, मीडियम, हार्ड प्रॉब्लम्स के 3 लेवल होते हैं। शुरुआत हमेशा करनी है इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, धीरे धीरे हम मीडियम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे हम हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में ही जाके मीडियम या हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू नहीं करना। शुरू में ईजी पे थोड़ा पकड़ बनाओ, उसमें कॉन्फिडेंट फील करो, फिर मीडियम पे पकड़ बनाओ, उसमें कॉन्फिडेंट फील करो, फिर हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स की तरफ जाना है। अब जब भी हमें सवाल दिया होगा, सवाल कुछ इस तरीके से हमारे पास दिया होता है, जैसे यहाँ पर सवाल है गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। नम्स नाम का हमें नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होगा नम्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ऐसा एरे दिया है। अब बोला तो हमें एरे है, पर राइट साइड में जो C++ का बॉयलर प्लेट कोड है, इसके अंदर वेक्टर लिखा हुआ है, और जनरली यही होता है क्वेश्चंस के अंदर। कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सवाल एरे का होगा, पर उसमें यूज वेक्टर हो रहा होगा। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। ये जो हमारा नम्स है, इसके अंदर हर एलिमेंट 2 बार आता है, एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट, वो एक ही बार आएगा। फाइंड दैट सिंगल वन, हमें उसे एक एलिमेंट को फाइंड करना है। एंड इस सवाल से रिलेटेड कई सारे हमें नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इस एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है 4 1 2 1 2। तो इसी एरे को एक बार ड्रॉ करते हैं। एरे इज 4 1 2 1 2, या एरे नहीं, इसको अपना नम्स कह लेते हैं, ये हमारा नम्स वेक्टर है। तो इसमें एक जो है 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, पर 4 एक ही बार आ रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 4। अब ये आंसर हमें फाइंड आउट करना है, ये जो यूनिक एलिमेंट है इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमें प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सवाल सॉल्व करने होते हैं, जनरली हमें पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना होता, हमें यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना होता। हमें सिंपली एक क्लास दी जाती है, क्लास के अंदर एक फंक्शन दिया होता है। अब क्लास क्या होती है, ये पब्लिक यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऊप्स वाले चैप्टर में बात करेंगे। हमें फोकस करना है सिर्फ अपने इस फंक्शन पर। इस फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नाम है सिंगल नंबर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, और ये वेक्टर दिया हुआ है नम्स नाम से। और अपना जो पूरा का पूरा आंसर है वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फाइनल आंसर जो है, जो ये सिंगल नंबर होने वाला है, इसको हम रिटर्न कर देंगे, तभी रिटर्न टाइप इंटीजर है। अब जनरली ये जो वेक्टर दिया हुआ है फंक्शन के अंदर, इसके साथ ये एम्परसेंड दिया हुआ है। जैसे हमें पता है नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये एम्परसेंड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। बेसिकली जो भी हमारे C++ के कंटेनर्स होते हैं, C++ कंटेनर मतलब जैसे वेक्टर हो गया, वेक्टर एक C++ कंटेनर है। जब भी हम इनको फंक्शंस में पास करते हैं, ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पास बाय वैल्यू होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो चेंजेस इस फंक्शन में हों वो रिफ्लेक्ट करें, तो हम इनको पास बाय वैल्यू की जगह पास बाय रेफरेंस से पास कर देते हैं। और पास बाय रेफरेंस करने के लिए हम इनके नाम के आगे इस तरीके से एक एम्परसेंड लगा सकते हैं। वो या तो नाम के आगे आ जाता है, या फिर वो हम यहाँ पर भी चाहें तो लगा सकते हैं। दोनों ही केसेस में बस एक एम्परसेंड लगाना है। एम्परसेंड लगाने से क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल कॉपी थी, या कॉपी नहीं कहेंगे इसको, हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर था, इस तरीके का वेक्टर, उसका बेसिकली एक एलियस क्रिएट हो जाता है। जैसे गंगाधर का ही नाम शक्तिमान है, या फिर टोनी स्टार्क का ही नाम आयरन मैन है, तो ये क्या है, ये एलियसेस हैं। एलियसेस यानी एक ऑल्टरनेट नेम। तो हम क्या करते हैं, एलियस क्रिएट कर देते हैं, एक ऑल्टरनेट नेम क्रिएट कर देते हैं, और जब हम नम्स कह रहे हैं, हम उसी ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस एम्परसेंड इज यूज टू पास दिस वेक्टर विद रेफरेंस। तो कोई भी चेंजेस अगर आप इस फंक्शन के अंदर, इस वेक्टर के अंदर करेंगे, तो वो मेन फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब लिमिट्स होता है। ये जो लिमिट्स हैं, ये जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो मैंने ऑलरेडी एक C++ का 1 शॉट बनाया हुआ है, जिसको मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी। इस चैप्टर के बाद आई वुड एडवाइज यू कि जाके एक बार वो 1 शॉट देखना है। दैट 1 शॉट इज अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंटरव्यूज। उस 1 शॉट के अंदर आधा 1 शॉट तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आधा चैप्टर, आधा लेक्चर हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें इजी चीज़ें हैं। आधा लेक्चर हमें उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बाद में जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीखेंगे उनकी बात की हुई है। पर इसको देखना ज़रूर है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है, और ये जो कंस्ट्रेंट्स लिखे होते हैं ये क्यों दिए होते हैं, क्या हम कैलकुलेट करते हैं इन कंस्ट्रेंट्स के थ्रू। तो
वो एक चीज़ है जो मैं आपको अभी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। तो सवाल पर वापस आ जाते हैं। सवाल हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। अब हम चाहें तो इस सवाल को नेस्टेड लूप से कर सकते हैं। जैसा मैंने एरेज का होमवर्क दिया था वो नेस्टेड लूप से हो सकता था, इस सवाल को भी नेस्टेड लूप से कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब है कि आपको नेस्टेड लूप्स यूज़ नहीं करने, आपको एक ही लूप बनाना है, हमें एक ही लूप लिखना है। अब एक ही लूप से इस सवाल को सॉल्व करना एज अ बिगिनर थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, अनलेस एंड अनटिल हमने बिट मैनिपुलेशन के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो ये जो सवाल है ये हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखाएगा। एक जो चीज़ स्पेशली ये सवाल हमें सिखाने वाला है वो ये है कि जो हमने बिट्स की बात की थी, हमने जो बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात की थी, वो प्रैक्टिकली सवालों को सॉल्व करने में कैसे यूज़ होते हैं, ये सवाल हमें वो सिखाने वाला है। बेसिकली मुझे पता है, मुझे सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से मुझे यूनिक नंबर निकालना है एंड यूनिक नंबर इज इक्वल टू 4, तो मुझे 4 को प्रिंट करवाना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा अपना माइंडसेट बनाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या थॉट प्रोसेस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज हमें एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम दी गई है कि हमारे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 1 एंड एक नंबर है -4। इन नंबर्स में से हमें पता है कि हर नंबर का नेगेटिव अवेलेबल है, बस एक ही नंबर है जिसका नेगेटिव अवेलेबल नहीं है और हमें उसी नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते? अगर ये हमारे पास नंबर है तो हम सिंपली क्या करते? हम सिंपली करते 4 + 1 - 4। ये 4 - 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 1 बच जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर प्लस माइनस होता तो हमें पता है प्लस और माइनस इक्वल मैग्नीट्यूड में हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यही प्रॉब्लम का अगर हमें बड़ा वर्जन मिल जाता, जैसे हमें मिलता 4 + 1 + 2 -1 - 2, तो हम फिर से 1 को 1 से कैंसिल कर देते, 2 को 2 से कैंसिल कर देते, 4 हमारे पास आंसर में आ जाता। तो अगर हमें प्लस माइनस साइन की फॉर्म में नंबर्स दे दी जाते तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता काम, क्योंकि हमें तो बस क्या करना है, सबको ऐड करना है। हमेशा प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड इसी के ऊपर पूरा का पूरा लॉजिक टिका हुआ है हमारी प्रॉब्लम का। बेसिकली किसी ना किसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें पता है हर जो नंबर है उसका डुप्लीकेट हमें दिया हुआ है, बस एक ही नंबर है जो यूनिक है। तो कोई ना कोई हमें तरीका निकालना है नंबर को डुप्लीकेट के साथ कैंसिल आउट करने का। और ये तरीका अगर हमने निकाल लिया तो सारे नंबर जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ यूनिक नंबर बचेगा। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा क्या तरीका होता है कि हम दो सेम नंबर्स को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दें, और वो तरीका छुपा हुआ है बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बिटवाइज एक्सॉर के अंदर। हमने एक्सॉर ऑपरेटर पढ़ा था। एक्सॉर ऑपरेटर के रूल्स क्या थे? 0 XOR 0 क्या होता है? 0। 1 XOR 1 क्या होता है? 0। 0 XOR 1 क्या होता है? 1। एंड 1 XOR 0 क्या होता है? 1। ये हमारे रूल्स थे। तो एक्सॉर ऑपरेटर क्या करता है, अगर उसके पास सेम वैल्यूज होती हैं तो उन सेम वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देता है। कैंसिल आउट करने का मतलब है उनको 0 ही बना देता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एक्सॉर अपने साथ लेके आता है। अब जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस 2 एंड इस 2 को ले लेते हैं। हमारे पास 2 है और हमारे पास 2 है, पर 2 इंटरनली क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या है, ये तो बाइनरी ही है। 2 की बाइनरी फॉर्म होती है 1 0, इस 2 की भी बाइनरी फॉर्म होगी 1 0। तो अभी के लिए सिर्फ इनकी बाइनरी फॉर्म्स को देखते हैं। ये फर्स्ट वाला 2 है, ये सेकंड वाला 2 है। अब इन दोनों का अगर मैं एक्सॉर ले लूँ तो 1 0 एक्सॉर विद 1 0 क्या होगा? 0 और 0 का एक्सॉर 0 होता है, 1 और 1 का एक्सॉर 0 होता है। तो दो नंबर्स जिनकी वैल्यू सेम है उनका एक्सॉर हमेशा 0 के इक्वल आएगा, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे +2 एंड -2 कैंसिल आउट होके 0 दे देते हैं, वैसे ही 2 का एक्सॉर विद 2 भी कैंसिल आउट होके 0 दे देता है। तो बिट्स के अंदर एक्सॉर वो कैंसिलेशन का काम परफॉर्म करता है जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसको चाहें तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप ये याद कर लें आज की क्लास से। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 6 के इक्वल। 6 होता है 1 1 0। 1 1 0 का एक्सॉर ले ले 1 1 0 के साथ, मतलब 6 XOR 6। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया? 0 के इक्वल। तो कोई भी नंबर का अगर आप उसी नंबर के साथ एक्सॉर लेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो अगर हम एरे के अंदर स्टोर्ड इन नंबर्स की बात करें, इन नंबर्स की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज हम 1 का सबसे पहले एक्सॉर ले लेते हैं 1 के साथ, तो ये वैल्यू 0 आएगी। 2 का हम एक्सॉर ले लेंगे 2 के साथ, तो ये वैल्यू 0 आएगी और सिर्फ 4 अकेला बच जाएगा। अब ये जो एक्सॉर है हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर आगे है कौन सा नंबर पीछे, तो हम क्या करेंगे, एक साथ पूरे के पूरे एरे का हम एक्सॉर लेने वाले हैं। यानी हम एक लूप चलाएंगे और एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम सबका एक्सॉर एक साथ लेंगे। और सबका एक्सॉर जब हम एक साथ ले रहे होंगे, बेसिकली हम 4 XOR 1 XOR 2 XOR 1 XOR 2 लेंगे।
अब हमें पता है ये जो नंबर्स है एक्सॉर चाहे आप पहले लो, मतलब पहले 2 और 1 का ले लो, फिर इसका 2 के साथ ले लो, फिर इसका 1 के साथ ले लो, फाइनल आंसर हमेशा सेम आता है। तो जब इन वैल्यूज का हमने ओवरऑल एक्सॉर ले लिया होगा तो मुझे पता है एक्सॉर 0 आने वाला है, तो लास्ट में वैल्यू इन सब का एक्सॉर 0 हो जाएगा, तो 4 एक्सॉर 5 वैल्यू बचेगी। और 4 एक्सॉर 5 क्या होता है? 4 होता है 1 0 0, 0 होता है 0, तो 0 और 0 का एक्सॉर 0 होगा, 0 0 का एक्सॉर 0 होगा, 1 और 0 का एक्सॉर 1 ही होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 4 ही आएगा। बेसिकली यहाँ से मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर हम कोई भी नंबर लें n और उसका हम एक्सॉर लें 0 के साथ, तो जो भी 0 वाली बिट होगी n के अंदर, उसका जब 0 के साथ एक्सॉर होगा तो वो तो 0 ही रहेगी, वैसी के वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। और जो भी 1 वाली बिट होगी n में, उसका हमेशा एक्सॉर होगा 0 के साथ और उनका फाइनल आंसर भी 1 के इक्वल ही आएगा, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो n की सारी बिट्स, चाहे वो 0 हो गई चाहे वो 1 हो गई, वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? सबसे पहला तो n का एक्सॉर, किसी भी नंबर का एक्सॉर उसके साथ 0 होता है, एंड किसी भी नंबर का एक्सॉर 0 के साथ वही सेम नंबर होता है। ये 2 मेजर लर्निंग्स हैं जिनको हमें याद रखना है, और ये सिर्फ इसी सवाल में नहीं, बहुत सारे डिफरेंट सवालों में हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम इस सवाल से अपना सिंगल नंबर यानी अपनी यूनिक वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? बेसिकली हमें इन सारे नंबर्स का एक लूप चलाकर एक्सॉर लेना है, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n। n मतलब हमारी ये यूनिक वैल्यू। एंड इनफैक्ट इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 नंबर्स का एरे है, वी हैव 4, वी हैव 1, वी हैव 1। जब हम 4 एक्सॉर 1 लेंगे 0 0 1, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 1 0 1 के इक्वल, तो इन दोनों का एक्सॉर 1 0 1 होगा। इसके साथ दोबारा से 1 के साथ दोबारा से एक्सॉर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 के इक्वल, एंड 1 0 0 इज इक्वल टू 4, यानी ये दोनों तो एक दूसरे कैसे कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास वैल्यू बच गई सिर्फ 4 के इक्वल। तो यूनिक एलिमेंट निकालने का ये तरीका होता है किसी भी गिवन एरे से जिसमें हर एलिमेंट रिपीट कर रहा है, क्योंकि रेपिटेशंस को एक्सॉर कैंसिल आउट कर देगा और यूनिक एलिमेंट हमारे पास बच जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक आंसर ले सकते हैं इक्वल टू 0, हम एक लूप चला सकते हैं सारे के सारे वेक्टर पर, मतलब इंटीजर जो हमारी हर एक इंडेक्स पर वैल्यू होगी इन द वेक्टर, या इसको नम्स कह लेते हैं। नम्स के अंदर हर एक वेक्टर पर लूप चलाएंगे और हर बार आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में मुझे हर एक इंडेक्स का एक्सॉर लेना है, तो आंसर विल बी इक्वल टू आंसर का एक्सॉर ले लेंगे नेक्स्ट इंडेक्स पर। नेक्स्ट इंडेक्स मतलब ये जो वैल्यू है, तो हर एक वैल्यू के साथ एक्सॉर ले लेंगे, और फाइनली ये जो आंसर है इसमें सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बस एक लास्ट यूनिक वैल्यू बचेगी, उसे हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, मतलब अपने आंसर को रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लॉजिक दिखेगा। इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही लूप को यूज़ किया है, तो मतलब हमने इस लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली कंडीशन को फॉलो कर लिया है। कांस्टेंट स्पेस का मतलब होता है सिंगल वेरिएबल्स बना सकते हो, तो हमने सिंगल वेरिएबल ही बनाया है सिर्फ आंसर, तो ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका एक बार कोड लिखते हैं। कोड के अंदर दिस इज आवर फंक्शन, हमें बेसिकली एक आंसर लेना है जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, फिर एक फॉर ईच लूप चलाएंगे इंटीजर वैल्यू in our nums, answer is going to be answer XOR value, and finally return कर देंगे हम अपने आंसर को। सबसे पहले इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं। अब इसे हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करके हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो गया है। ऑल्सो ये जो चीज़ है, यानी यहाँ पर इस चीज़ को भी हम शॉर्ट में कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं XOR इक्वल टू, तो इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल होने वाला है। तो आई होप यहाँ पर हमें 2 चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। सबसे पहला तो जो हमारे लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे जाके सवालों को कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी थी जो बहुत सिंपल हमें लग रही थी, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गया, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी कैसे बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ छोटी या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ का अपना एक यूज़ होता है किसी ना किसी DSA के सवाल की तरफ। तो हमने यहाँ पर इस सवाल को तो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो एरेस पार्ट 2 होगा, जिसमें बेसिकली हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं। अब वो क्वेश्चंस हम वेक्टर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, पर उस चैप्टर को नाम हम एरेस पार्ट 2 देंगे। तो आज के चैप्टर में हमने बेसिकली डिस्कस किया व्हाट वाज STL, व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कैसे हम यूज़ करते हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हमने बात की। उसके अलावा हमने देखा कि वेक्टर्स इंटरनली मेमोरी के अंदर किस तरीके से क्रिएट होते हैं। प्लस हमने देखा कि लीड कोड जैसे या दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबके सवाल सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। चाहे आप कोड फोर्सेस पे सवाल सॉल्व करें, चाहे आप कोड शेफ पे सॉल्व करें, चाहे आप हैकर अर्थ पे सॉल्व करें, जनरली आपको एक सवाल दिया होगा, आपको किसी न किसी फंक्शन को कंप्लीट करना होगा एंड दैट्स इट। कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो सकता है आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़े, फाइल सबमिट करनी पड़े, पर उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वैसे ही पूरा कोड हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिख ही रहे हैं। एंड साथ के साथ वी ऑल्सो सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन कॉल्ड सिंगल नंबर, जिसमें हमने
बिट या बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के चैप्टर के अंदर कवर की हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी। सबसे पहला तो आपको लीनियर सर्च का कोड लिखना है ऑन अ वेक्टर। सेकेंड चीज़, आपको रिवर्स का कोड लिखना है ऑन अ वेक्टर। और ये जो रिवर्स का कोड है ना, ये फंक्शन में लिखना है। और जब इस फंक्शन को आप अपना वेक्टर पास करेंगे, एक चीज़ नोटिस करनी है कि फंक्शन में जो वेक्टर रिवर्स हो रहा होगा, क्या वो मेन फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा, और नहीं रिफ्लेक्ट करता तो उसके लिए कैसे आप पास बाय रेफरेंस करेंगे, वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है लीड कोड का सवाल देख के। तो कैसे आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, वो भी आपको करके देखना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो खुद से ट्राई करनी है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो गो ऑन लीड कोड एंड ट्राई टू सॉल्व ईजी लेवल एरे प्रॉब्लम्स और वेक्टर प्रॉब्लम्स। इजी लेवल प्रॉब्लम्स को थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है अभी हमसे सॉल्व ना हो, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम और डेटा स्ट्रक्चर्स और चीज़ें सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होती शुरू हो जाएंगी। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर से हम अपने ढेर सारे एरेज के सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।